नमस्कार दोस्तों आप अक्सर देखते हो कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं कि दुनिया में उन्होंने बहुत सारे वॉर्स को रुकवाया है। आई थिंक शायद 8 या 9 वॉर्स को वो क्लेम करते हैं, जिसमें से एक वॉर थाईलैंड और कंबोडिया का भी वो मेंशन करते हैं। क्या हुआ है कि ये जो सीज फायर डील हुआ था ट्रंप के अंडर में, ये लगता है ब्रेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक लॉन्च किया है कंबोडिया के ऊपर। आप देख सकते हो ये खबर, थाईलैंड लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स ऑन कंबोडिया एज ट्रम्प्स पीस एग्रीमेंट हैंग्स इन बैलेंस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि वापस से ऐसा क्या हो गया। मतलब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में पहले क्या विवाद चल रहा था, किस चीज को लेकर विवाद था, और अभी ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वापस से वॉर स्टार्ट हो गई है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारा जो नया बैच है दोस्तों 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपके घर जो पूरा बुक्स का 18 बुक्स का सेट है वो भी भेजा जाता है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको कोई डाउट है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, आज खबर आ रही है कि थाईलैंड ने एयर और आर्टिलरी स्ट्राइक्स किया है डिस्प्यूटेड बॉर्डर जो कहा जाता है कंबोडिया के साथ, वहां पर, जिसकी वजह से लॉन्ग स्टैंडिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है, इतने महीनों से अभी चल रही थी, सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, पहुंचा गया था, वापस से लग रहा है चीजें स्टार्ट हो गई हैं। तो ये जो स्ट्राइक्स है, कैजुअलिटीज हैं, क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशंस हैं, ये वापस से ऐसा लगता है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा था लंबे समय से, वापस से चीजें रीइग्नाइट हो गई हैं। पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में इश्यूज क्या है, यहां पर प्रॉब्लम क्या है। देखो, प्रॉब्लम बेसिकली अगेन दुनिया भर में ज्यादातर प्रॉब्लम्स आप देखोगे ना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, कॉलोनियल एरा के समय से चलता आ रहा है। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी यहां पर जो फ्रेंच कॉलोनियल टाइम्स हैं उस समय से विवाद है। स्पेशली क्या हुआ था 1907 में, जो एक ट्रीटी हुई थी, फ्रैंको सियामीज ट्रीटी, जिसकी वजह से कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो यहाँ पर रेड कलर में, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वेगली डिफाइंड थी चीज़ें, अच्छे से प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं था। और कई सारे जो एंशियंट खमेर टेम्पल्स हैं उस समय के, जैसे प्री विहियर, और जैसे कई सारे टेम्पल्स अगर आप देखोगे, खमेर टेम्पल्स जिनको कहा जाता है, वो आपका आज के बॉर्डर, मॉडर्न डे जो बॉर्डर आप देख रहे हो यहाँ पर, इसी के पास में लोकेटेड है। और इसी की वजह से कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कंबोडिया क्लेम करता है कि ये टेम्पल्स हमारे अंडर में आते हैं, थाईलैंड करता है कि नहीं हमारे अंडर में आते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर विवाद चलती रहती है। 1962 में एक बड़ा जजमेंट आया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इसके तहत जो एक बड़ा मेन टेम्पल है प्री विहियर, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, अगेन थोड़ा सा पिक्चर में आप देख सकते हो, एक माउंटेन क्लिफ पर ये बना हुआ है, बेसिकली काफी ब्यूटीफुल है। तो ये जो टेंपल है ना प्री विहियर, ये कंबोडिया को अवार्ड किया गया था, लेकिन थाईलैंड इस चीज को माना नहीं था। मतलब ये प्री विहियर टेंपल आप देखोगे कंबोडिया के अंदर में इसको मेंशन किया गया है, लेकिन थाईलैंड का कहना था कि अगेन जो आसपास के एरियाज हैं वो हमारा है। ये एक प्रकार से जजमेंट जो है उसको पूरी तरह से थाईलैंड ने एक प्रकार से एक्सेप्ट नहीं किया। और जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो विवाद आगे चलकर कभी ना कभी आता ही है। तो यहां पर पहले अगर मैं आपको ये प्री विहियर टेंपल के बारे में बताऊं, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है। तो प्री विहियर टेंपल बेसिकली जो डैंग्रेक माउंटेन्स है वहां पर एक 525 मीटर का क्लिफ है, उसके ऊपर ये बना हुआ है। और एग्जैक्टली आप कह सकते हैं ये जो बॉर्डर है ना उसी के नज़दीक ही है, वहीं पर है एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर जोग्राफिकली अगर आप देखोगे तो ये थाईलैंड की तरफ से ज़्यादा एक्सेसिबल है, लेकिन हिस्टोरिकली ये कंबोडियन जो खमेर हेरिटेज है उनका ये पार्ट रहा है। अब कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, जो टेम्पल है बेसिकली 9th सेंचुरी सी में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था, और 12th सेंचुरी तक इसमें एडिशंस करते रहा गया। जो बाकी के किंग्स थे, खमेर किंग्स थे, जैसे आपने अंकोर के बारे में सुना है ना, फाउंडर ऑफ अंकोर यशोवर्मन वन, उनके द्वारा। इसके अलावा सूर्यवर्मन 1 और 2 जो अंकोर वॉट उन्होंने बिल्ड किया था, तो उन्हीं के द्वारा भी ये जो प्री विहियर टेंपल है इसमें एडिशंस किए गए। अच्छा, इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं। अगेन ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को, इन हिज फॉर्म एज शिखरेश्वर, लॉर्ड ऑफ माउंटेन पीक जिनको कहा जाता है, और शिवलिंग्स भी वहां पर इंस्टॉल्ड हैं। ये जो टेंपल इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ शैव पिलग्रिमेज सर्किट। भारत में भी आपने देखा होगा कई सारे सर्किट बनाए गए हैं टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, तो ये वाला टेंपल भी वहाँ का जो शैव
पिलग्रिमेज सर्किट है उसी का ये पार्ट है। और वर्शिप वहाँ पर आप देखोगे वैदिक रिचुअल्स, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस और जो स्टोन कार्विंग्स है उसमें हिंदू कॉस्मोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका अगर आप क्लैश के बारे में देखो तो कई बार यहाँ पर क्लैशेस देखने को मिला है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। 2008 में जब यूनेस्को के द्वारा लिस्ट किया गया था इस टेम्पल को, यूनेस्को सर्टिफाई किया गया था, तो उस समय भी हुआ। 2011 में यहाँ पर आर्टिलरी एक्सचेंजेस हुए थे, काफ़ी इंटेंस था। और 2025 ये साल आप देखो तो ये वन ऑफ द डेडलीस्ट ईयर बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इसी साल जुलाई के महीने में बहुत हैवी क्लैशेस हुए थे। यहाँ पर मेजर फाइटिंग इरप्ट हुई थी बॉर्डर प्रोविंसेस में, और बताया जाता है कि दर्जनों लोग यहाँ पर मारे गए थे, इंक्लूडिंग सोल्जर्स एंड सिविलियंस। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग डिस्प्लेस हो गए थे दोनों कंट्रीज में। बॉर्डर पर जो गांव बसे रहते हैं वहां से उनको भागना पड़ा था। और क्लैश में बताया जा रहा है कि आर्टिलरी, हैवी रॉकेट्स, एयर एसेट्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। फाइनली जाकर आप कह सकते हैं कि मलेशिया और यूएस के द्वारा, स्पेशली ट्रम्प जो है यहाँ पर दोनों जो हेड हैं कंट्रीज़ के, उनको साथ में बैठाए थे और एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। तो एक प्रकार से पीस डील यहाँ पर हो गया था और ट्रम्प काफ़ी कुछ इस चीज़ को लेकर क्लेम कर रहे थे। लेकिन वापस से आप देखिए नवंबर के महीने में ही, मतलब पिछले महीने से ही यहाँ पर जो कुछ इंसिडेंट्स हैं वो स्टार्ट हो गए थे। जैसे यहाँ पर एक थाईलैंड के सोल्जर इंजर्ड हो गया था बिकॉज ऑफ लैंड माइन। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आउटपोस्ट वगैरह बनाए गए थे वापस से उसको रीइंफोर्स किया जा रहा था। मतलब दोनों देशों के बीच में जो ट्रस्ट है वो लगातार कोलैप्स होता जा रहा था। और इसी का परिणाम है कि आज यहां पर इतना एयर स्ट्राइक वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक लॉन्च किया है, प्रिसीजन आर्टिलरी फायर लॉन्च किया है, ड्रोन बेस्ड अटैक्स यहां पर लॉन्च किया है, जो अभी बताया गया है। और किन किन चीजों पर टारगेट किया गया? बेसिकली कंबोडियन जो फॉरवर्ड पोस्ट थी वहां पर, उसको टारगेट किया गया। टेम्पररी बंकर्स बनाए गए थे कंबोडिया के द्वारा, उसको खत्म किया गया। सप्लाई पोजीशंस खत्म किए गए। अब थाईलैंड का जस्टिफिकेशन क्या है? थाईलैंड क्या जस्टिफाई कर रहा है कि उसने एयर स्ट्राइक क्यों किया? थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया ने सीज फायर का वोलेशन किया है, क्योंकि वहां पर बॉर्डर पर आउटपोस्ट नए वाले बिल्ड किए हैं, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए हमें ये डिफेंसिव एयर स्ट्राइक करना पड़ा है, रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक करना पड़ा है, ऐसा थाईलैंड का कहना है। दूसरी तरफ कंबोडिया का क्या रेस्पॉन्स है? कंबोडिया ने इस एग्रेशन को कंडेम किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि थाईलैंड के द्वारा लगातार वॉलेशंस किया जा रहा है बफर जोन्स का। मतलब कुछ बफर जोन निकाले गए होंगे जहां पर दोनों पार्टीज नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी वहां पर आ रहे थे। साथ ही साथ एडिशनल बटालियंस मोबिलाइज किया है थाईलैंड ने। कहीं ना कहीं इनिशियली चीज़ों को अवॉइड किया जा रहा था, लेकिन अब कंबोडिया का कहना है कि चीज़ें, मतलब पानी जो है सर के ऊपर से जाता जा रहा है। और इसीलिए कंबोडिया, देखो कंबोडिया आपको समझना है कि मिलिट्रीली जो है थाईलैंड से काफ़ी कमज़ोर है। तो कंबोडिया बेसिकली आसियान देश के पास जा रहा है, कह रहा है कि प्लीज़ आप हमारी मदद करिए, थाईलैंड को रोकिए। और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट भी आया। बताया गया है कि इस जो भी झड़प हुई है दोनों देशों के बीच में, थाईलैंड ने कन्फर्म किया है कि उनका एक सोल्जर मारा गया है और कई सोल्जर्स यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। कंबोडिया में भी कैजुअलिटीज़ हुई होगी, लेकिन अभी वो कन्फर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक जो किया उससे कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं वो अभी तक पता नहीं। लेकिन सिविलियंस भी अफेक्ट हुए हैं। मास इवैक्यूएशन किया जा रहा है थाई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पर घर हो गया, लाइवलीहुड हो गया, लोकल बिजनेसेस हो गए, सब डैमेज हो गए। और जुलाई अगस्त के वायलेंस में भी बताया गया था ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग बेघर हो गए थे, डिस्प्लेस हो गए थे यहाँ पर। और बाकी वेपन्स आप देख सकते हो, हैवी आर्टिलरी, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, ड्रोन्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। और ये जो डिस्ट्रक्शन है इट इज़ वाइड स्प्रेड, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, बॉर्डर पर आप देखोगे जो दोनों विलेजेस वगैरह हैं थाईलैंड की तरफ, कंबोडिया की तरफ, वो काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। और इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करना मतलब कैजुअलिटीज इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझना है कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों में ही यहाँ पर आपको डोमेस्टिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या है कि दोनों नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बढ़ जाती है इस तरह की चीज़ों में। जैसे भारत में भी आपने देखा कि जो पहलगाम अटैक हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, तो भारत में भी सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब हो गया था ना, बदला चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने फिर इस चीज़ को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा कि दोनों देश जो है वहाँ पर पब्लिक का सेंटिमेंट उसी तरफ है। यहाँ पर मिलिट्री लीडरशिप जो है थाईलैंड में, उसके ऊपर प्रेशर है कि अपने टेरिटोरियल इश्यूज़ को और ज़्यादा स्ट्रांगली पिच करें। जो बॉर्डर इंसिडेंट्स हैं वो लगातार एस्केलेट इसलिए भी हो जाते हैं कि लोकल लेवल पर, फील्ड कमांडर लेवल पर यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसकी वजह से भी। कंबोडिया में भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी असर्ट किया जा रहा है कि जो प्री विहर टेम्पल है वो काफ़ी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सॉवरेनिटी है हमारे लिए। तो यहाँ पर कंबोडिया बेसिकली अलग अलग डिप्लोमेटिक चैनल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो दोनों देश इस समय नेशनलिस्ट प्रेशर के अंदर में है और कोई भी पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है।
जहां तक सवाल है कि इसका रीजनल और इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या होगा, देखो आसियान का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों देश आसियान देशों के अंदर में आते हैं। टोटल अभी तो 10 कंट्रीज हुआ करते थे आसियान में, अभी 11 देश हो गए हैं। तो यहाँ पर वापस से आसियान देशों का कहना है कि डायलॉग की तरफ जाइए। बेसिकली आसियान कभी भी इंटरफेरेंस की तरफ नहीं जाता है, नॉन इंटरफेरेंस का इनका पॉलिसी रहता है। तो कंबोडिया ने आसियान से अर्ज किया है कि आप ऑब्जर्वर्स जो है उसको डिप्लॉय कर दीजिए ताकि जो मामला है वो एस्केलेट ना हो। वहीं इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट बोला जा रहा है कि अगर चीज़ें एस्केलेट होती हैं तो यूएस और मलेशिया वापस से शायद पिक्चर में आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा हो जाता है अगर मामला बिगड़ता है। अच्छा, इसका लीगल डायमेंशंस भी समझ लीजिए। क्या है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट आया था तो उसमें टेम्पल को लेकर तो क्लैरिफाई कर दिया गया था कि वो ओनरशिप किसकी होगी, वो कंबोडिया को दे दिया गया प्री वियर, मैंने आपको बताया। लेकिन जो बॉर्डर डिमार्केशन है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से ये आपको मामला अभी भी देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबली अब यहां से चीजें क्या हो सकती हैं, एक तो क्या है कि बाउंड्री कमीशन, ज्वाइंट बाउंड्री कमीशन, इसको रिवाइव किया जाए दोनों देशों के साथ और रीसबमिशन किया जाए आईसीजे में, ताकि मामला जो है जो लैंड वगैरह का है उसको वापस से सुलझाया जा सके। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है सीज फायर एनफोर्स करने के लिए। देखते हैं किस दिशा में जाती हैं चीजें, बट आई होप कि ये जो आज बड़ी खबर आई थी सुबह सुबह वो आपको पता चली होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम थाईलैंड कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया से ही रिलेटेड यहाँ पर उनकी ज्योग्राफी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप 2027 का यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसमें फुल फ्लेज प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है, लिंक कमेंट सेक्शन में है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है, लेकिन सही मेंटरशिप मिल जाए तो हर चैलेंज मैनेजेबल हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की फुल प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक सब कुछ एक ही कोर्स में। डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब यहाँ रेडी है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 2027 है, दिस इज द स्मार्टेस्ट टाइम टू बिगिन। स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। नंबर है 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।